जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के 7वें क्लास के दूसरे पार्ट की। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने आज सुबह ही आप सबों को इन्फॉर्मेशन दिया था टेलीग्राम पे कि ये क्लासेज आज लाइव चलेगी, लेकिन लाइट की समस्या आप सबों ने लाइव क्लास में देखा, दो बार लाइव आए और फिर लाइट चला गया, जिस वजह से मैंने कम्युनिटी पे डाल दिया था कि जैसे ही लाइट आती है तो जो इसका आगे का क्वेश्चन है वो हम आपको रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल करा देंगे। तो बिल्कुल आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जो क्लास 7 का पार्ट 2 है, जहां से हम लोगों ने क्वेश्चन को स्टॉप करा था, वहां से स्टार्ट करेंगे। ध्यान में रखिएगा कि इस सेशन के लाइव क्लास में हम लोगों ने 9 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और मेरे मित्र आप सभी देख रहे हैं 9 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। और ध्यान दीजिएगा 10वां क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना था, यहां से स्टार्ट करना था। ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई मित्र लाइव क्लासेस नहीं देख पाए हैं तो सर लाइव क्लास का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ ही पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का भी लिंक इस क्लास के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा आपको। बहरहाल आइए बात कर लेते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या कहा जा रहा है कि यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहां स्थित होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि अवतल दर्पण समान आकार का प्रतिबिंब बना रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु कहां पे होगा, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे होगा। अगर हम लोग बात करें अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की, तो आप कहेंगे सर ये हमारा कोई अवतल दर्पण है तो ये क्या हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव, ये क्या होगा मुख्य फोकस, ये क्या होगा वक्रता केंद्र। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूंकि प्रतिबिंब समान आकार का बन रहा है और हम सबों को मालूम है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है और समान आकार का बनता है। सवाल ये है कि कैसे। तो मेरे मित्र अगर यहाँ पे ए बी वस्तु रखी हुई है तो एक प्रकाश की किरण ऐसी होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। आप कहेंगे बिल्कुल, क्या होगा चला, फोकस से होकर के गुजर जाएगी। एक प्रकाश की कोई किरण ऐसे भी होगी सर जो क्या हो रहा होगा, तो सर फोकस की दिशा में आपतित हो रहा होगा, तो आप कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। और मेरे मित्र आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये जो आपका ए डैश और बी डैश है यही क्या है सर, वक्रता केंद्र पर बना हुआ प्रतिबिंब है और ये क्या होते हैं, वास्तविक उल्टा और साथ ही क्या होता है, समान आकार का होता है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को अनंत पे रख दिया जाए, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां पे बनेगा, इमेज फोकस पर बनेगा। ये चीज आप सभी ध्यान में रखना। अब मेरे मित्र नेक्स्ट है कि फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाए, यानी कि वस्तु को यहां पे रखा जाए, तो आप सभी याद रखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो कहां पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो यहाँ पे इमेज बनेगा वो कैसा होगा, जो इमेज बनेगा आप कहेंगे कि गुरुजी वो काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा और कैसा होगा, ध्यान में रखिएगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट है कि फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखा जाए, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखा जाए तो जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, आपका वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनेगा। कहां बनेगा, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनेगा। तो ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु का तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाले एक वृत्त बनाया जाता है। मेरे मित्र ये कोई आपका तार है जिसका प्रतिरोध कितना है, तो सर इसका प्रतिरोध 100 ओम है। क्या कहा जा रहा है कि इस तार को मोड़ करके एक वृत्त बनाया जा रहा है। तार को मोड़ करके क्या कर दिया जा रहा है सर, वृत्त बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वृत्त के दो व्यास्थ सम्मुख बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मेरे मित्र अगर हम इस वृत्त की व्यास की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा, अगर ये सेंटर है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा व्यास हो जाएगा। मेरे मित्र ये जो तार है इसका प्रतिरोध 100 ओम है और इसी को मोड़ करके वृत्त बनाया गया है। और आपको यहां पे ये कहा जा रहा है कि जो ये व्यास है इसके सम्मुख समतुल प्रतिरोध कितना होगा। क्या कहोगे कि गुरुजी ये व्यास का मतलब ये हो गया कि ये तार को क्या कर रहा है सर, दो भाग में बांट रहा है।
यानी कि ये तो आधा वाला, वृत्त का आधा है तो तार का भी तो सर आधा ही होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे मित्र ऐसे समझिए कि आप सभी कहते हैं कि सर जो किसी भी तार की प्रतिरोध होती है वो तार की लंबाई के समानुपाती होती है। तार बढ़ेगी, तार की लंबाई बढ़ेगी, प्रतिरोध बढ़ेगा, तार की लंबाई घटेगी, तार का प्रतिरोध घटेगा। तो ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जब तार को आधा आधा कर दिया जा रहा है, अगर इस व्यास की बात की जा रही है तो आप क्या कहेंगे, मतलब सर तार आधा आधा हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि सर तार का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, सर जी आधा आधा हो जाएगा। तो अगर हम कहते हैं कि ये आपका प्रतिरोध है, ये कुछ इस तरीके से हो गया है, मतलब तार की लंबाई बढ़ गई, तो आप कहेंगे सर प्रतिरोध भी बढ़ गई। ध्यान दीजिएगा कि 100 ओम है और ये दो बराबर भाग में बट गया, तो आप कहेंगे गुरुजी ये हो गया 50 ओम और ये हो गया हमारा 50 ओम। मेरे मित्र आप सभी से पूछा जा रहा है कि व्यास के इस दो सम्मुख बिंदु के बीच इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, कहिएगा गुरुजी तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे अगर इसको R1 मान लें और इसको R2 मान लें, तो आप क्या कहेंगे कि सर इस दोनों बिंदु के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। चला जी इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/50 प्लस 1/50 हर समान है तो कहिएगा सीधे जोड़ के 2/50 कर दीजिए, 2 एकम 2, 25 दूना 50। मेरे मित्र 1/RP इक्वल टू 1/25 हो गया और RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर RP इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 ओम। RP इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 ओम। जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि वृत्त के दो व्यास सम्मुख बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, आप कहेंगे सर तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं तब हम लोग एक माध्यम किसको लेते हैं, वायु या निर्वात को लेते हैं। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अपवर्तनांक इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू सी बाई भी। ध्यान में रखेंगे सी क्या है, तो आप सभी याद रखना सी जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। सी आपका निर्वात में प्रकाश की चाल है, जबकि चेला जी भी क्या है, आप सभी ध्यान में रखना माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। मेरे मित्र आप सभी के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो अपवर्तनांक की जगह 1.5 रखते हैं। उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, आपसे ये कहा जा रहा है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो आप कहेंगे सर निर्वात में प्रकाश की चाल हम सबों को मालूम है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो हम सी के जगह 3.0 इंटू 10⁸ रखेंगे बिल्कुल। और चला जी आपसे पूछा जा रहा है कि माध्यम में प्रकाश की चाल, तो सर जी ये तो हमको निकालना है, माध्यम में प्रकाश की चाल हमको क्या करना है। आप कहेंगे गुरुजी ये तो हमको निकालना है। भाई मेरे आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी 1.5 दूना 3 होता है, इसको काट सकते हैं ना ऊपर ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर के इधर उधर है। तो आप क्या कहेंगे कि सर माध्यम में जो प्रकाश की चाल हो जाएगी, माध्यम में प्रकाश की जो चाल हो जाएगी वो क्या होगा, वो क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी माध्यम में प्रकाश की चाल के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो हम सीधे माध्यम प्रकाश की चाल लिख दिए। अब बराबर किसके होगा, आप कहेंगे सर 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। तो बिल्कुल चला जी आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 कि विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए रवि एक प्रयोग करता है। वह विभिन्न जलीय विलयन या द्रव विद्युत अपघट्ट के रूप में लेता है और इनमें से विद्युत प्रवाहित करने का प्रयास करता है और परिपथ को एक बल्ब से जोड़ता है। निम्न में से किसकी उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, पहला चीज तो ये कि जब भी बात की जाएगी किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की, जब भी बात की जाएगी किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये वैद्युत अपघट्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये आयनिक विलयन होगा। क्या होगा सर, आयनिक विलयन होगा। मतलब क्या हुआ कि सर इसमें आयन मौजूद होगा, और जाहिर सी बात है कि जब इसमें आयन मौजूद होगा तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाएगी, तो ये सॉल्यूशन भी क्या करेगा सर, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करेगा। आप सबों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जितने भी आपका एसिड, बेस या सॉल्ट टाइप मटेरियल होते हैं, आप ये कह सकते हो कि सर जो भी अम्ल, क्षार और लवण जैसे पदार्थ हैं उनका विलयन यानी कि उनका सॉल्यूशन
किसके रूप में कार्य करेगा? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि सर एसिड, बेस, सॉल्ट इन सभी में आयन होता है, तो जाहिर सी बात है इसको जल में मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सर? और आयनीकृत हो जाएगा और इसका एक्वस सॉल्यूशन तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, जो भी आयनिक विलयन होते हैं उसको हम लोग बेसिकली किस रूप में देखते हैं? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में देखते हैं। और जो आयनिक विलयन नहीं होते हैं उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे कि आपका कार्बन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे सर, आप सभी कहेंगे कि सर वो तो मतलब साझा वाले बॉन्ड से बनता है, इसीलिए उसमें आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं सर? चालन नहीं करते हैं। आपके क्वेश्चन में कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, कॉपर सल्फेट CuSO4, आपका फिर सोडियम क्लोराइड NaCl। तो मेरे मित्र कैल्शियम क्लोराइड हो, कॉपर सल्फेट हो, सोडियम क्लोराइड हो, ये सब के सब क्या है सर? आयनिक विलयन है। जबकि ऑक्टेन की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और अभी जस्ट आपने बताया है कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो सर सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयन नहीं होता है, इस वजह से बल्ब अगर नहीं जलेगा तो वो हमारा विलयन क्या होगा सर? ऑक्टेन होगा। यही पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा? आप कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के विलयन की उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा, जबकि कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में बल्ब जलेगा। क्यों? क्योंकि इन सभी में आयन मौजूद है। और इन सभी का निर्माण कैसे हुआ है सर? आयनिक तरीके से हुआ है, और इसको क्या कहा जाता है? आयनिक यौगिक कहा जाता है। या फिर जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो इसी के एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? वैद्युत अपघट्ट कहा जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी चीजें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, एन फेरे वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और समान धारा को वहन करने वाले समान त्रिज्या के एकल वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न क्षेत्र का अनुपात मेरे मित्र वन लाइनर के रूप में याद रखेंगे, VVI के रूप में कि N:1 होगा सही आंसर। ठीक है, इसमें और कोई माथापच्ची आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि मनुष्यों में ऑटोसोम की जोड़ी होती है। मैंने आपको बताया है पीछे के सेशन में कि प्रत्येक जीव में क्या होते हैं सर? तो सर एक जोड़ी आपका सेक्सुअल कैरेक्टर्स वाला क्रोमोसोम पाया जाता है। और आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो जीव में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो जीव में गुणसूत्र पाए जाते हैं उसमें दो तरह के गुणसूत्र होते हैं। एक होता है सर अलैंगिक गुणसूत्र जिसको हम लोग ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है आपका लैंगिक गुणसूत्र जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल क्रोमोसोम कहते हैं। मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में ऑटोसोम्स की जोड़ी कितनी है? आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या की बात करते हैं तो कहते हैं सर 46, जिसको हम लोग किस रूप में देखते हैं सर? 23 जोड़ी के रूप में देखते हैं। मेरे मित्र आप सभी को मैंने बताया है कि 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी आपका क्या है? 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी क्या होता है? आप कहेंगे गुरुजी ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। जबकि एक जोड़ी आपका क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एक जोड़ी जो है वो लैंगिक गुणसूत्र होता है। एक जोड़ी क्या होता है? लैंगिक गुणसूत्र होता है। तो मेरे मित्र आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर मनुष्यों में ऑटोसोम की जोड़ी पूछ रही है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, अगर हमें लैंगिक गुणसूत्र का पूछा जाता तो हम लोग कहते एक जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 16 कि पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? बताइए, ये सॉल्व नहीं होगा। आप कहेंगे सर स्त्रीकेसर और पुंकेसर में क्या होती है? जनन कोशिकाएं होती है। ध्यान में रखेंगे कि पुंकेसर किसी भी फूल का मेल पार्ट होता है, पुंकेसर किसी भी फ्लावर का क्या होता है? आप सभी ध्यान में रखना, मेल पार्ट होता है। जबकि स्त्रीकेसर किसी भी फ्लावर का क्या होता है? आप सभी ध्यान में रखना कि गुरुजी ये फीमेल पार्ट होता है। क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। नेक्स्ट मेरे मित्र क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा जा रहा है कि यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 2.5 मिली एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच 5 वोल्ट विभवांतर आरोपित होती है और उसमें 2.5 मिली एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? आप कहेंगे सर ये मिली एम्पियर क्यों दिया गया है? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि विद्युत धारा का जो छोटा मात्रक होता है उसको हम लोग मिली एम्पियर के रूप में पढ़ते हैं। ये एम का मतलब क्या हुआ? एम ए का मतलब क्या हुआ? आप सभी कहेंगे गुरुजी इसको हम लोग मिली एम्पियर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिली एम्पियर पढ़ेंगे। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना
कि अगर हम लोग 1 मिली एम्पियर की बात करते हैं तो ये कितना होता है 0.001 एम्पियर होता है, 0.001 एम्पियर होता है। क्वेश्चन में विभवांतर है, धारा है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि ये जो आपका धारा मिली एम्पियर में दिया गया है इसको हम एम्पियर में बदल लेते हैं। आप कहेंगे सर चूंकि 1 मिली एम्पियर इक्वल टू इतना, तो 2.5 मिली एम्पियर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2.5 इंटू 0.001 एम्पियर। मेरे मित्र आपका क्वेश्चन है कि प्रतिरोध क्या होगा, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी फॉर्मूला होता है R इक्वल टू V बाई आई। तो R इक्वल टू 5 वोल्ट है आपका, 5 कर दीजिए, I कितना है 2.5 इंटू 0.001, पॉइंट हटाइए चला जी, ऊपर 3 जीरो डालिए। अच्छा ये पॉइंट हटाइए तो ऊपर एक और जीरो डाल दीजिए। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 25 दूना 50 हो जाएगा, और R इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2000 ओम। किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि डैश बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, चीज, दही, शराब, एंटीबायोटिक दवाएं। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ईस्ट के द्वारा जो शराब बनाने की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, किण्वन कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ईस्ट की उपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है, ईस्ट की उपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है वो किस में बदल जाता है सर, इथेनॉल में बदल जाता है, यानी कि अल्कोहल में बदल जाता है। तो ये चीज आप सभी कंठागर करके रखेंगे। बाकी एंटीबायोटिक दवाई की बात करेंगे तो एंटीबायोटिक दवाओं का जो निर्माण होता है वो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया और फंगस से होता है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना कि फंगस और बैक्टीरिया से क्या होता है सर, एंटीबायोटिक दवाएं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मेरे मित्र दही, और बड़ा ही कॉमन सा चीज है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। और मेरे मित्र दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से उम्मीद रखूंगा। सही आंसर क्या होगा अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि आज के परिदृश्य में मनुष्यों की अभिवृद्धि में हुए किस परिवर्तन ने अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता की है। पहला ऑप्शन है जूट के थैलों का उपयोग, दूसरा ऑप्शन है जीवन शैली में सुधार, तीसरा ऑप्शन है यूज एंड थ्रो अभिवृत्ति, चौथा है पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने की सहायता की है, ये तो अचंभा वाला बात है। मेरे मित्र अभी कुछ लोग जागरूक हुए हैं जो कहीं ना कहीं जूट वगैरह का थैला का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करने लगे हैं। और ध्यान में रखिएगा अजैव निम्नीकरण की जब भी बात की जाएगी तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर ये वैसे मटेरियल होते हैं, ये वैसे मटेरियल होते हैं जो सर प्रकृति में स्वतः विखंडित नहीं होते हैं। जो जैव निम्नीकरणीय होते हैं वो प्रकृति में स्वतः विखंडित हो जाते हैं। तो अजैव निम्नीकरणीय चूंकि प्रकृति में जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया ये जल्दी विखंडित नहीं होता है, तो सर ये हमारे लिए तो सर हानि का कारण था। लेकिन हम लोग के सूझबूझ से चूंकि अब हम लोग जैव निम्नीकरणीय चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं तो कहीं ना कहीं अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जो है इसका उत्पादन क्या हो गया सर, बहुत कम हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि इन सभी में आपका जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के रूप में किसको देखा जाएगा तो सर जूट को देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जूट सर प्रकृति में आसानी से सरगल पच सकता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कि आज के परिदृश्य में मनुष्य जो जूट के थैले का उपयोग करने लगा है तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक की कमी हुई है, मतलब अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन में कुछ हद तक कमी देखने को मिला है। अच्छा जीवन शैली में सुधार, तो जीवन शैली में सुधार से सर अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का कोई लेना देना है नहीं। यूज एंड थ्रो अभिवृत्ति, तो सर यूज एंड थ्रो में हम लोग क्या करते हैं, या तो पेपर का कोई चीज इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आप लोग चाय दुकान पे कप वगैरह चाय पीते हैं तो आपको बहुत जगह पे पेपर कप में चाय दिया जाता है, तो वो सर ठीक है कि वो पेपर सरगल जाएगा। लेकिन अगर वही प्लास्टिक जो डिस्पोजल आती थी सर उसमें दिया जाता था तो क्या डिस्पोजल सरता गलता है सर, जल्दी नहीं सरता है। तो सर यूज एंड थ्रो अभिवृत्ति सर यहाँ पे बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें हम पेपर से बने सामान का भी उपयोग करेंगे और प्लास्टिक से बने सामान का भी उपयोग करेंगे, तो ये सर बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है। जबकि पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग ये तो सर पहले से गलत है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 कि न्यूलैंड के अष्टक क्रमशः डैश से शुरू होते हैं और डैश पर समाप्त हो जाते हैं। कई बार मैंने बताया हाइड्रोजन से शुरू होते हैं और थोरियम तक समाप्त हो जाते हैं। हालांकि ये न्यूलैंड बाबा का अपना नियम था, लेकिन
सही में जो न्यूलैंड का अष्टक रूल है वो कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम से आगे भारी तत्वों के लिए सर न्यूलैंड का अष्टक रूल लागू नहीं होता है। बस आप ये ध्यान में रखेंगे कि न्यूलैंड ने जो अपना आवर्त सारणी बनाया था उसमें उन्होंने हाइड्रोजन से तत्वों को स्टार्ट करा था सजाना और कहां पे खत्म करा था, थोरियम पे खत्म करा था। अब नेक्स्ट कि एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोलेप्थिलीन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व ए के डैश होने की सर्वाधिक संभावना है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है, आपके इन चारों ऑप्शन में से कोई तत्व है जो ए जल के साथ अभिक्रिया करता है और एक विलयन बना लेता है। पूछा जा रहा है कि जो फिनोलेप्थिलीन के विलयन को गुलाबी कर देता है तो तत्व ए आपका क्या हो सकता है। मेरे मित्र आप कहेंगे कि पहले गुरुजी ये बताओ फिनोलेप्थिलीन क्या है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि फिनोलेप्थिलीन जो है वो आपका एसिड बेस इंडिकेटर है। एसिड बेस इंडिकेटर है। कोई मित्र उंगली खड़ा कर रहे होंगे कि गुरुजी व्हिच टाइप ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, क्योंकि हमें मालूम है कि अम्ल क्षार सूचक तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक क्या होता है, तो सर कृत्रिम, सिंथेटिक जिसको बोलते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि फिनोलेप्थिलीन क्या है। फिनोलेप्थिलीन आपका सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर है। क्या है, सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये जो फिनोलेप्थिलीन है सर, ये जो फिनोलेप्थिलीन है ये क्या करता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फिनोलेप्थिलीन अम्ल के साथ, फिनोलेप्थिलीन अम्ल के साथ क्या करता है सर, रंगहीन होता है, यानी कि कलरलेस होता है। जबकि ये क्षार के साथ कैसा हो जाता है, तो सर क्षार के साथ जो है ये गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है, यानी कि पिंक कलर प्रदर्शित करता है। तो जाहिर सी बात है कि सर गुलाबी रंग प्रदर्शित करेगा तो इसीलिए इसके लिए हमें कोई ना कोई क्षार प्रकृति वाला मटेरियल चाहिए। क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है और फिनोलेप्थिलीन के विलयन को गुलाबी कर देता है, तो तत्व ए के डैश होने की अधिक संभावना है। आप कहेंगे सर यहाँ पे पहले में सिल्वर दिया हुआ है, तो चला जी सिल्वर बहुत तेजी से किसी के साथ अभिक्रिया करता है या सिल्वर किसी अन्य कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है सर। ऐसे अगर हम साधारण शब्दों में देखें तो आप कहेंगे सर ये बहुत लो रिएक्टिव होता है, ये बहुत कम केसों में क्या करता है सर, अभिक्रिया करता है। तो हम लोग सर इसको तो पहले ही काट देंगे। अब मेरे मित्र नेक्स्ट आपका क्या है सर, मैग्नीशियम। आप सबों को मैग्नीशियम के बारे में क्या पता है, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 12 होता है, और साथ ही ये आवर्त सारणी के वर्ग 2 में पाए जाते हैं और इसको क्या बोला जाता है सर, क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो तत्व ए होगा वो हमारा क्या होगा सर, मैग्नीशियम होगा। और यही मैग्नीशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो एक विलयन बनाएगा जो कि क्षारीय विलयन होगा, और क्षारीय विलयन के साथ फिनोलेप्थिलीन कैसा रंग प्रदर्शित करेगा, तो सर गुलाबी रंग प्रदर्शित करेगा, आपने बताया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे सर कार्बन काहे नहीं हुआ, तो सर कार्बन अधातु है और जनरली इसका नेचर एसिडिक जैसा होगा। सल्फर आप कहेंगे अधातु है, नेचर एसिडिक जैसा होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को डैश द्वारा दर्शाया जाता है। बड़ा वाइटल क्वेश्चन पूछ लिया। चला आप कहोगे सर आवर्धनों पूछ लिया, प्रतिबिंबों पूछ लिया, कुछ नहीं पूछा है। ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। मेरे मित्र जिस तरह हम लोग अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख रहे थे तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पे बन रहा था, ठीक उसी तरीके से उत्तल लेंस में अगर वस्तु को 2f1 पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब 2f2 पे बनेगा। और जिस तरह वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब बन रही थी उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर था, ठीक उसी तरीके से लेंस में जब 2f2 पे प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु के आकार के क्या होगा सर, बराबर होगा। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जब भी हम आवर्धन की बात करते हैं, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं गुरुजी HI/HO होता है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चूंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2f2 के केस में क्या होती है सर, बराबर होती है, तो हम ये कहेंगे सर आवर्धन हमारा 1 होगा। लेकिन सवाल ये है कि प्लस होगा या माइनस, तो मेरे मित्र आइए इसको डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए कि ये हमारा उत्तल लेंस है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा। चला जी ध्यान दीजिएगा कि इधर क्या होगा, f1 होगा। अच्छा इधर क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी 2f1 होगा। ध्यान देंगे इधर क्या होगा हमारा सर, f2 होगा। और मेरे मित्र क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वस्तु को 2f1 पर रखा जाए, तो लीजिए वस्तु को हम यहां रख दिए हैं। वस्तु को कहां रख दिए हैं सर, 2f1 पे रख दिए। वस्तु हमारा
2f1 पे है, आप कहेंगे एक प्रकाश की किरण ऐसी जाएगी, ओ भाई टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है, चला, एक ऐसी जाएगी सर प्रकाश की किरण है, आप कहेंगे बिल्कुल ये जाएगी, तो यहां से सर कहां से गुजर जाएगी, फोकस से होकर के गुजर जाएगी। मेरे मित्र एक प्रकाश की किरण ऐसी भी तो जाएगी जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी, और आप क्या कहेंगे सर वो विचलित नहीं होगी, बिना अपवर्तन के जाएगी, तो ले लीजिए सर बिना अपवर्तन के। अब ये यहां पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है सर, यही वाला पॉइंट 2f2 है, और मेरे मित्र जो HO है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और जो आपका हाइट ऑफ इमेज है, दोनों आप देख लीजिए, आपको न लग रहा है कि ये बराबर है। आप क्या कहेंगे कि सर बराबर तो है, ये हम मानते हैं, लेकिन चूंकि प्रतिबिंब यहां पे क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर प्रतिबिंब यहां पे हमारा उल्टा बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा है हमारा, आप कहिएगा सर वास्तविक है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और मेरे मित्र जो हाइट ऑफ इमेज है, इसको हम लोग क्या लेंगे, आप कहेंगे सर निगेटिव लेंगे, लेकिन आप कहेंगे दोनों का, जब दोनों की ऊंचाई बराबर है तो ऊपर में भी कुछ वैल्यू और नीचे में भी कुछ वैल्यू, कहेंगे कट के एक आएगा, तो हम लोग क्या इसको m इक्वल टू -1 नहीं लिख सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को उत्तल लेंस के 2f1 पे रखा जाए तो प्रतिबिंब उसका 2f2 पे बनेगा। चूंकि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब की आकार बराबर होती है तो हम लोग कहेंगे आवर्धन एक होगा, लेकिन प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और उल्टा बन रहा है, दैट्स वाई हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे और क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारा आवर्धन -1 हो जाएगा, m इक्वल टू -1। तो सही आंसर चला जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी रासायनिक जातियां क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करती है। यहाँ पे एक रिएक्शन है, किसके बीच, एल्युमिनियम और फेरिक ऑक्साइड के बीच। क्या हो रहा है सर, एल्युमिनियम ऑक्साइड और Fe बन रहा है। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है और कौन सा अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, यानी कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे एल्युमिनियम और Fe2O3 एक दूसरे के साथ रिएक्ट तो कर रहा है, करके क्या बना रहा है सर, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। मतलब साफ है कि एल्युमिनियम में कौन जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। एल्युमिनियम में कौन जुट रहा है चला, ऑक्सीजन, और एल्युमिनियम को ऑक्सीजन दे कौन रहा है, तो आप कहेंगे सर Fe2O3 क्या कर रहा है, एल्युमिनियम को ऑक्सीजन दे रहा है। तो मेरे मित्र जो ऑक्सीजन दे रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे Fe2O3 जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। जबकि आपका जो एल्युमिनियम है ये क्या होगा, आप कहेंगे सर एल्युमिनियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा। किसके तरह कार्य करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। आप कहेंगे सर चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, साथ ही चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और साथ ही तापमान पे भी डिपेंड करता है। लेकिन सर चालक से प्रवाहित होने वाली धारा पे डिपेंड नहीं करता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे मित्र आपके इस सेट में टोटल 24 क्वेश्चन थे, जिसको आप सबों ने बड़े ही अच्छे ढंग से डिस्कस कर लिया है। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि अब आपको इन सभी प्रकार के क्वेश्चन से संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और साथ ही हम आप सभी से ये भी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।